और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आज जो है वो दूसरे चरण का मतदान जो है वो सुबह से ही जारी है और सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। भवानीपुर में ममता और साथ ही शुभेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला जो है वो बेहद ही कड़ा माना जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण की वोटिंग है। 142 सीटों पर वोटिंग सुबह से ही हो रही है और मतदान जो है सुबह 7 बजे से शुरू होना था, लेकिन सुबह 5:30 बजे से ही लोग बूथों पर पहुंचने लगे। नादिया के छपरा में बीजेपी एजेंट ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है और ऐसे में पनिहाटी में भी बीजेपी उम्मीदवार रत्ना ने भी ईवीएम में खराबी की बात कही है। सेकेंड फेज के चुनाव में सबसे कड़ा मुकाबला जो है वो भवानीपुर सीट पर होने वाला है और यहाँ पर सीएम ममता बनर्जी की ये जो सीट है वो परंपरागत है। ऐसे में ममता के खिलाफ बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को चुनावी मैदान में उतारा है। शुभेंदु अधिकारी 2021 में ममता को नंदीग्राम से हरा चुके हैं और 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने इन 142 में से 123 सीटों पर जीत जो है वो दर्ज की थी। पहले फेज की अगर बात करें तो 152 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान हुआ था, जिसके बाद से आज जो है वो दूसरे फेज की वोटिंग हो रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा जो कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है वो भवानीपुर सीट है, जहां पर ममता बनर्जी एक तरफ पूरी तरह से दमखम के साथ उतरी हैं, तो वहीं बीजेपी ने यहां पर शुभेंदु अधिकारी को चुनावी मैदान में उतारा है और ये सीट बेहद ही कड़ा माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और भवानीपुर विधानसभा से टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी ने कहा है कि देखिए हमारे कार्यकर्ताओं को रात में कैसे पीटा गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ममता बनर्जी ने यहां पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं और साथ ही कहा है कि बीजेपी लगातार गुंडागर्दी कर रही है। बीजेपी पर कई तरह के लगातार ममता बनर्जी जो है वो आरोप लगाते हुए दिखाई दे रही हैं और इसके साथ उन्होंने कहा है कि ये लोकतंत्र का त्यौहार है, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इरादा बिल्कुल साफ है कि बीजेपी जबरदस्ती चुनाव में धांधली करना चाहती है और हमारे कार्यकर्ता और लोगों को मारने की पूरी तरह से तैयारी में है, लेकिन वो जगह नहीं छोड़ेंगे। बता दें कि बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ शिखा सिन्हा जी जुड़ चुकी हैं इस चर्चा में। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देख रही हैं। शिखा जी, बहुत स्वागत है आपका भारत में। क्या लग रहा है इस बार शिखा जी की बीजेपी की कितनी तैयारी है? बहुत अवेयर हुई थी और 84.72% से ऊपर वोटिंग हुए थे, तब एक बदलाव आया था सीपीएम से तृणमूल पार्टी में। अभी एसआईआर की बात से जो ये पहली बार काफी 15 साल में ये पहली बार दिख रहा है कि 92%, पहले प्रथम चरण में जो वोटिंग हुआ है वो 92% हुआ है। तो मुझे लगता है ये भारी बदलाव का एक अपने आप में एक निशानी है और हम 170 सीट से वेस्ट बंगाल में जीत रहे हैं। बिल्कुल, अमित शाह ने 110 सीटों को लेकर पूरी तरह से दाव ठोका है कि 110 सीटें पहले फेज में हमारी है और अब दूसरे फेज की वोटिंग आज होनी है। तो क्या लग रहा है कि कड़ा मुकाबला है शिखा जी? जी, कड़ा मुकाबला है और मुझे लगता है वेस्ट बंगाल की जनता को इस बार बदलाव चाहिए। और आप एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी लगता है, अब 2011 के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ है, 92% जो प्रथम चरण में हुआ है और अभी मुझे लगता है 92 से ऊपर ये वोटिंग जाएगा। और एसआईआर के बाद से जितने जो फर्जी नाम कटे हैं, जो डायड हैं, और सबसे बड़ी बात की हमारे अमित शाह जी 15 दिन से वहां पर हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। ममता दीदी जो बंगाल की जनता को जो पोलराइज करके रखी थी, उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत काम कर रही है। जो डरा धमका के वोटिंग पे, जो बांग्लादेश का जो आउटसाइड एरिया है जहाँ पर घुसपैठ की है, वहां पर भारी तैनात में जो आरपीएफ के जवान वगैरह सब है, सिपाही हैं, पुलिस कर्मी हैं, तो इस पर प्रशासन पूरा ध्यान दे रहा है कि कहीं गुंडागर्दी ना हो। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार बंगाल में भारी बदलाव होगा। बिल्कुल, कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर जितने भी बीजेपी के दिग्गज गए थे, वहां पर अमित शाह की बात कर लूं, सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर लूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लूं, सबसे ज्यादा जो मुद्दा उठा था शिखा जी, वो कानून व्यवस्था को लेकर उठा था और अवैध घुसपैठियों को लेकर उठा था। तो क्या लग रहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर उठाए गए जितने भी मुद्दे थे वो बिल्कुल सही होंगे और बीजेपी इस बार आएगी? मुझे लगता है वो 100% सही थे, क्योंकि मैंने 12 साल बंगाल में बिताया है। बंगाल की कानून व्यवस्था क्या थी वो मेरे से बेटर
बहुत कम लोग जानते होंगे। तो इस बार बदलाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का आना बहुत जरूरी है बंगाल में। और बंगाल की जनता भी ये उम्मीद कर रही है, बहुत हुआ, दीदी का शासन बहुत हुआ, कुछ नया करने का टाइम आया है। ठीक है शिखा जी, अभी आप बता रही हैं कि आप 12 साल पश्चिम बंगाल में रही हैं। कानून व्यवस्था को लेकर जी अगर मैं बात करूं तो वहां पे सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, क्योंकि आप 12 साल रहकर आई हैं वहां पे। जी, वहाँ आप देखिए, वहाँ वहाँ कोलकाता जैसे मेट्रो जगह पे वहाँ कोई भी कंपनी अच्छी नहीं है। कंपनी सारी पलायन क्यों कर रही है बैंगलोर के तरफ, चेन्नई के तरफ। और यहाँ कन्विक्शन रेट 3.7 है और महिला के मामले में 2.5 है। मतलब अपराध होते हैं और दबाव में गिरफ्तार भी किया जाता है, पर छूट भी जाता है। ये साबित करता है कहीं ना कहीं टीएमसी के लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं और दीदी को अपनी सत्ता बचाने के लिए उनको छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल। ऐसे में युवाओं की मैं बात करूं शिखा जी, युवाओं की बात करूं, जो पढ़े लिखे लोग हैं या फिर एम फैक्टर जो है हमारे, तो युवा क्या चाहते हैं, बदलाव आएगा इस बार? क्योंकि पिछले 3 दशक से तो ममता दीदी है ही, लेकिन जो अब युवा हैं, अब जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, जैन जी की अगर मैं बात कर लूं, तो क्या बदलाव होगा इस बार? बंगाल की जनता और बंगाल की युवा बदलाव का काफी उम्मीद कर रही है, क्योंकि युवा इतने पढ़े लिखे, आप देखिए आरजीकर हॉस्पिटल का मामला अभी तक कुछ नहीं हुआ। जो हमारी पढ़ी लिखी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, वो तक बंगाल में सुरक्षित नहीं है, जबकि वहां की मुख्यमंत्री एक महिला है। आदरणीय ममता बनर्जी जी के राज में महिला खुद को सुरक्षित नहीं मानती है। और ममता दीदी जब सुरक्षा की बात आती है तो महिलाओं को बोलती है आप 8 बजे के बाहर नहीं निकलनी, ना निकलिए, क्योंकि ममता दीदी को पता है कि उनके लोग उनके कंट्रोल में नहीं है। तो हम अच्छा है कि बेटियों को ही 8 बजे घर के अंदर बाहर नहीं निकलने दें। ठीक है शिखा जी, एक सवाल मेरा आपसे और होगा कि बीजेपी लगातार ये कह रही कि 4 मई दीदी गई, क्या लग रहा है 4 मई को क्या होने वाला है? जी, 4 मई को दीदी की दीदीगिरी से छुटकारा मिलने वाला है। वहां पर ये सनातन सरकार को आना चाहिए और बांग्लादेश के घुसपैठ और अदर घुसपैठ जितने वहां पर जितने रोहिंग्याज हैं, जितना गुंडागर्दी, लूट मार, बलात्कार करते हैं, उन सबसे बंगाल की जनता को राहत मिलेगा। ना नेशनली बल्कि इंटरनेशनली वहां पे भाजपा सरकार को आना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइना का नजर बंगाल पर है। ऑलरेडी बांग्लादेश वहां पे घुसपैठ करके आतंक फैलाया और टीएमसी की सरकार को बस सत्ता में बने रहने के लिए वो लोग किसी को भी घुसा सकते हैं। ठीक है, तो ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली, ये इंटरनेशनल मैटर भी है। बंगाल को भाजपा के हाथ में आना बहुत जरूरी है, वेस्ट बंगाल की सुरक्षा के लिए, वहां के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए। ठीक है शिखा जी, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। बता दें कि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान जो है वो सुबह से ही, ऐसे में लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। पहले फेज की अगर बात करें तो 152 सीटों पर 23 अप्रैल को रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुए थे। अब सब की निगाहें जो है वो 4 मई को टिकी हुई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार है ये देखने के लिए सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस चर्चा में। नवीन दुबे जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं, राजनीति के जानकार हैं और जानते हैं इनसे कि क्या किस तरीके से देख रहे हैं। नवीन जी, पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के आज वोट जो है वो सुबह से ही वोटिंग लगातार जारी है, किस तरीके से देख रहे हैं? निश्चित तौर पर मेरा अनुमान है कि मतदान वहां 90% के आसपास जाएगा। अभी जिस तरीके का मतदान चल रहा है 20% के आसपास कई जगह पर हुआ है, निश्चित तौर पर मतदान बढ़ेगा। लेकिन क्या इस बढ़े हुए मतदान का लाभ किसे मिलेगा, नुकसान किसे होगा, ये तो मुझे लगता है कि इससे पहले के भी हम लोगों ने मतदान देखे हैं। मतदान बढ़ना एक अच्छा संकेत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कह दिया जाए कि वो परिवर्तन के लिए हो रहा है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। बंगाल में कोई परिवर्तन के लिए मतदान होने जा रहा है। मतदान वहां आक्रोश में हो रहा है। एफआईआर की जो प्रक्रिया हुई उसमें आपने 27 लाख वोटरों के सीधा उड़ा दिया। अब वो वोटर वहां एग्जिस्ट करते हैं, वो वहां के निवासी हैं, उनके उसमें कुछ तो कई तो ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के 8 मेंबर थे, 4 के नाम उड़ा दिए, 4 को रखा है आपने। तो ये जो टारगेटेड करके और इस तरीके का आधा अधूरा एफआईआर से आप इलेक्शन करा रहे हैं, तो इसका आक्रोश कहीं ना कहीं वहां जनता में दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान, चाहे वहां
गृह मंत्री अमित शाह रहे हो, प्रधानमंत्री मोदी रहे हो, या तमाम पूरा मंत्रिमंडल वहां पड़ा रहा, इसके बाद RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब लगे रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बंगाल के अंदर इस तरीके से ये कोई बहुत बड़ा बदलाव भारतीय जनता पार्टी करने में सक्षम हो पाएगी। उसका एक कारण भी है, बंगाल की जनता बहुत शिक्षित है, समझदार है, और वो लोग दिमाग से सोचते हैं, दिल से बहकावे में आने वाले लोग नहीं है वहाँ पे। ठीक है नवीन जी, जो रिकॉर्ड तो मतदान हुआ है पहले फेज की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी का पूरा कहना है कि 110 सीटें, अमित शाह का ये बयान है कि हम जीत रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर अमित शाह जी 152 की 52 क्यों नहीं जीत रहे हैं, सवाल इस बात का 42 क्यों छोड़ दी, उनका क्या कारण था? वो उनको बताना चाहिए था कि भाई हमने 42 इसलिए छोड़नी है, 42 हम हार रहे हैं और 110 हम जीत रहे हैं। तो उसका कोई लॉजिक उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने केवल तुक्का मार दिया कि जी 110 तो हम जीत ही रहे हैं। किस वजह से जीत रहे हैं ये बताइए, और 42 जो आप हार रहे हैं वो किस कारण हार रहे हैं, ये तो बताना पड़ेगा आपको। वो बता नहीं पाए। दूसरी चीज ये है कि देखिए, जब 2021 का इलेक्शन हुआ था वहां पर, तो आपको 59 सीटें 59 सीट मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, और उसके बाद 123 के आसपास सीटें आई थी टीएमसी को, और एक वहां आदर्श को मिली थी। अब स्थिति ये है कि आपके पास वहां पर ना तो पाने को कुछ है ना खोने को कुछ है। मुझे तो ये डाउट लग रहा है कि 59 की 59 भी रिटेन कर ले बीजेपी तो बड़ी बात होगी वहां पर इन पहले चरण में, क्योंकि जिस तरीके का मतदान वहां हुआ और बड़े हुए मतदान का हमने इजाफा तमाम राज्यों में देखा, महाराष्ट्र में भी देखा, आपके हरियाणा में भी देखा, और उसके बाद इधर अपना बिहार में भी देखा, झारखंड में भी देखा। परिणाम क्या हुआ? सरकार के विपरीत तो परिणाम नहीं गए कहीं पे भी। ठीक है, तो यहाँ भी ये कैसे मान लिया जाए कि परिणाम बदलाव के लिए हो रहा है ये मतदान इतना भारी? SIR को लेकर जो नाम कटे हैं, सप्लीमेंट्री को लेकर बातचीत चल रही थी कि अभी आएगा, और सुप्रीम कोर्ट में भी इधर चल रहा है, और इधर वोटिंग हो गई पहले फेज की भी और दूसरे फेज की भी। तो क्या लग रहा है कि चुनाव में बहुत बड़ा ये फैक्टर जो है वो बदलाव लेकर आ सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा। इससे एक बदलाव जरूर है कि जनता के दिलों में एक चीज बड़ा गंभीरता से घर कर गई है। उनको ये लग रहा है कि एक साजिश हुई है बंगाल के वोटर्स के साथ में, बंगाल के लोगों के खिलाफ, और उस साजिश के आक्रोश में बंगाल की जनता, जो भी वोटर बच्चे बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, और वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और अपनी जो बंगला अस्मिता है उसकी बात करेंगे। माँ माटी मानुष की बात जिस तरीके से ममता बनर्जी कर रही थी, उसका भी असर वहां देखने को मिल रहा है। मुझे नहीं लगता, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा बदलाव का संकेत है। कि आप एक संवैधानिक संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है भारत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं होता। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट जब ये बात कह देता है कि साहब ऐसा 27 लाख वोटर कट गए, कोई बात नहीं, अगली बार वोट डालने में क्या मजाक चल रहा है? भारत में संविधान की कोई मर्यादा है अथवा नहीं है? संविधान से ऊपर कोई हो जाएगा क्या? आप अगर कोई फैसला कर रहे हैं, बड़ी चेयर पर आप बैठे हैं जाकर, तो संविधान के अनुसार बैठे हैं, संविधान के परखच्चे उड़ाने के लिए थोड़ी बैठे हैं आप। 27 लाख, एक भी मतदाता नहीं छूटना चाहिए संविधान के अनुसार। तो जो भी मताधिकार के लिए, मतदान के लिए अधिकार है जिसका, उसको अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ तो आपने 27 लाख लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया। बिल्कुल। तो ये कैसे चलेगा? यही मैं कह रहा हूँ, इसी का आक्रोश है जो भी मतदाता वहां पर हैं। अब आप एक चीज देखिए, 100 में से आपने 20 आदमी उड़ा दिए, 80 आदमी जो वोट डालने गया, 80 के 80 ने वोट डाल दिया, तो 100% तो वैसे ही हो जाएगा। वही चीज हो रही है। मतदान प्रतिशत को अगर आप देखें और मतदान को देखें, तो उसके बीच में अंतर है। मैं फिर कह रहा हूं कि वहां कोई बदलाव की बयार नहीं है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव में कोई एजेंडा सेट नहीं कर पाई। अब महिला अपराध की बात करते हैं, नंबर 1 पर आपका उत्तर प्रदेश है, उसके बाद नंबर 2 पर राजस्थान है, फिर आपका महाराष्ट्र आ जाता है, फिर मध्य प्रदेश आ जाता है। चारों राज्यों में भाजपा की सरकार है। अपराध तो वहां है, NCRB के आंकड़े बोलते हैं, जो किताबों में लिखा हुआ है। बंगाल में कौन सा अपराध का आंकड़ा है? कौन से नंबर पर बंगाल के? कोलकाता को सेफेस्ट सिटी घोषित किया गया महिलाओं के लिए, ये NCRB कहता है। और आप कौन से आंकड़े लेके भाजपा बैठी है कि वहां साहब अपराध बहुत ज्यादा है, अपराध बहुत ज्यादा। और दूसरी चीज, माफिया की बात करें तो खनन माफिया उत्तर प्रदेश में दबंगई से काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, लोग उसमें संलिप्त हैं। अब बांदा, फतेहपुर, इटावा जाइए, देखिए जाके। कोडीन माफिया उत्तर प्रदेश में था, आज तक आप पकड़ नहीं पाए उसको, 45 दिन हो गए उसको नोटिस निकाले हुए। कहाँ की माफिया की बात की जा रही? कौन सी? ठीक है नवीन जी, समय थोड़ा कम है। एक सवाल मेरा आपसे और होगा कि अगर 4 मई को TMC आती है
तो ममता दीदी के लिए कितना बड़ा ये फैक्टर होगा, क्योंकि चौथी बार वो सीएम बनेंगी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, ममता बनर्जी चौथी बार जब सीएम बनेंगी तो केवल वो बिहार बंगाल तक सीमित नहीं रहने वाली। बिल्कुल। आने वाले समय में कांग्रेस के लिए एक बड़ी चिंता का विषय वो बनेंगी। उसका एक कारण है कि विपक्षी दलों के बीच में अगर आप देखें तो ममता बनर्जी का कद बहुत बड़ा है। बिल्कुल। और आज की तारीख में वो सीधी टक्कर कांग्रेस को दे रही है। मुझे लगता है कि केंद्र की राजनीति में इस इलेक्शन के बाद ममता बनर्जी का चेहरा बहुत बड़े रूप में उभर के आने वाला है, जो कांग्रेस नेतृत्व के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनेगा। और इंडिया गठबंधन की अगर बागडोर किसी के हाथ में आएगी तो मैं समझता हूं वो अब ड्राइविंग सीट पर ममता बनर्जी दिखाई देगी। बिल्कुल। चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका। बता दें कि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग जो है वो सुबह से ही लगातार जारी है। ऐसे में भवानीपुर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला जो है वो भवानीपुर पर है, क्योंकि एक तरफ जहां पर ममता बनर्जी हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज अधिकारी शुभेंदु अधिकारी इस सीट से उतरे हुए हैं।